हेलो हेलो हेलो। चलिए, अब हम लोग आपको लिए चलते हैं ओरिजिनल एनसीईआरटी के तरफ। चलिए, अभी हमने देखा था उत्तक के बारे में, अब हम लोग ओरिजिनल एनसीईआरटी में देखेंगे उत्तक के बारे में किन किन लाइनों का उल्लेख है। चलिए, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ओरिजिनल एनसीईआरटी। चलिए, ओरिजिनल एनसीईआरटी। चलिए, हमारा चैप्टर है चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है उत्तक। ये क्लास 9th का है। किस क्लास का है? क्लास 9th का। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिका के बने होते हैं। बिल्कुल, हमने जस्ट इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम होता है कोशिका। यानी सभी जीवित प्राणी और पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। वैसे जीव जिनमें एक कोशिका है उनमें सभी काम एक कोशिका से ही होता है। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की प्रक्रिया, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है। यानी हम लोग के शरीर में लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में है, लेकिन अमीबा जो है बस एक कोशिका का बना है, लेकिन वही एक कोशिका सारा का सारा काम अकेले कर रहा है। गति भी कर रहा है, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन भी कर रहा है, उत्सर्जन भी कर रहा है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। यानी कहने का मतलब, जो एक कोशिकीय जीव है उनमें एक कोशिका अत्यधिक कार्य कर लेता है, लेकिन हम लोगों में लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में कोशिका है, लेकिन हर एक कोशिका किसी विशिष्ट कार्य को नहीं कर सकती है। लेकिन जब कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलती है तो वह एक विशिष्ट कार्य को अंजाम देती है। और जब कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलेगी तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। लेकिन आगे क्या कहता है तो देखिए, कह रहा है कि कोशिकाओं का ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशी कोशिका फैलती और सिकुड़ती है। मनुष्य में जो पेशी कोशिका है ये क्या होता है? तो पेशी कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती है। जो तंत्रिका कोशिका है ये संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाने में ये काम करता है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अवशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। पौधों में वाहक नलिकाओं से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब हर एक कोशिका का काम बटा हुआ है। श्रम विभाजन होता है। अब देखिए, शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती है सदैव एक समूह में होती है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। बस इतना ही समझिए कि कोशिका के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त में बहुत सारी कोशिकाएं मिली होती है। फ्लोएम और पेशी उत्तक के उदाहरण है। चलिए, अब देखिए, वे कोशिकाएं जो आकृति में समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है समूह में एक उत्तक का निर्माण करती है। यानी कह रहा है कि वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न
करती है, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती है। बोलिए किसका निर्माण करती है? एक ऊतक का निर्माण करती है। और ऊतक क्या है? तो ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह है। कोई दिक्कत? अब देखिए, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतक से बने होते हैं? कर है, क्या पौधा और जंतु एक ही तरह के ऊतक के बने होते हैं? तो देखिए, आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचना तथा उसके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचना समान होती है? कर है कि क्या पौधा और जंतुओं की संरचना समान होती है? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? तो देखिए, दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते, उनमें अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। बोलिए कैसे होते हैं? मृत होते हैं। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। वहीं जब हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं, यानी पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का ज्यादा उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, यानी जंतुओं में अधिकांश जीवित ऊतक पाई जाती है, लेकिन पौधों में जो है मृत ऊतक पाया जाता है अधिकांशतः। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, यानी जो पौधा की वृद्धि है ये कुछ ही क्षेत्र में सीमित रहता है, जबकि जंतु में ऐसा नहीं। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते हैं। पौधा का कुछ ऐसा ऊतक है जो जीवन भर विभाजित होता है। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्र में ही सीमित रहते हैं। अब देखिए, ऊतकों के विभाजन की क्षमता के आधार पर, ऊतकों के विभाजन की क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतक का वर्गीकरण किया जाता है। यानी पौधे के ऊतक का वर्गीकरण, पौधों के ऊतक का वर्गीकरण दो भाग में किया गया है। कितने भाग में? दो भाग में। पहला, वृद्धि अथवा विभाज्य ऊतक तथा अस्थायी ऊतक। यानी पहला है विभाज्य ऊतक और दूसरा है अस्थायी ऊतक। पादप ऊतक को दो भाग में, एक विभाज्य ऊतक, वैसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता हो, जिसमें वृद्धि करने की क्षमता हो, उसे हम लोग विभाज्य ऊतक कहेंगे। और वैसा ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, उसे हम लोग अस्थायी ऊतक कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्थायी ऊतक। अब देखिए, जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाजन तथा अविभाजन क्षेत्रों में कोई निश्चित सीमा नहीं है। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को क्या करता है? दर्शाता है। अब देखिए, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक ओर पौधे के गतिहीन अस्तित्व जो गति नहीं करता, और दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मतलब अब जो चर्चा होगी हम लोग किसके बारे में करने वाले हैं? तो अब जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं ऊतक के बारे में। कोई दिक्कत? चलिए पहला सवाल है कि ऊतक क्या है। तो ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह है। बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है? तो अलग अलग कार्यों को संपादित करता है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले पादप ऊतक में जानेंगे विभाज्य ऊतक के बारे में। देखिए, प्याज है, प्याज के मूल में वृद्धि, यानी इसके जड़ में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो वैसा ऊतक जिसमें लगातार वृद्धि हो रही है, वैसे ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं? विभाज्य ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाज्य ऊतक। कोई दिक्कत? अब देखिए,
चलिए क्रियाकलाप देखने की कोई जरूरत नहीं, मेन चीज पे आइए। देखिए पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। पौधों में जो वृद्धि होती है कुछ निश्चित क्षेत्र में ही होती है। ऐसा विभाजित उत्तक को उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे उत्तक को विभाज्य उत्तक कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? विभाज्य उत्तक। विभाज्य उत्तक किस भाग में स्थित होता है? तो विभाज्य उत्तक की स्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर उन्हें 3 भाग में बांटा गया है। बोले विभाज्य उत्तक कहाँ कहाँ पाया जाता है, उनकी स्थिति क्या होगी, इसके आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3। अब देखिए पहला शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, दूसरा कैम्बियम जिसको पार्श्वीय विभाज्य उत्तक, और तीसरा अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक। बोले विभाज्य उत्तक को कितने भाग में? एक शीर्ष है, एक पार्श्व है और एक अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक है। विभाज्य उत्तक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाज्य उत्तक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती है और परिपक्व होती है इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में क्या हो जाती है? विभाजित। अब देखिए पौधों में जो विभाज्य उत्तक है जिसमें हमेशा वृद्धि होते रहती है, ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। देखिए सबसे ऊपर में शीर्ष विभाज्य उत्तक, दूसरा है अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक और तीसरा है पार्श्व विभाज्य उत्तक। देखिए सबसे ऊपर शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, फिर अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक और उसके बाद क्या होता है? पार्श्व विभाज्य उत्तक। कोई दिक्कत? अब देखिए अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व यानी इंटरनोड के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। यानी अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक पत्तियों के आधार, आधार का मतलब ये पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व यानी इंटरनोड पे स्थित होते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और अस्पष्ट केंद्रक होता है। इनके पास बहुत ज्यादा कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और अस्पष्ट क्या होता है? केंद्रक होता है। इनके पास रसधानी नहीं होती है। आपसे पूछेगा वह कौन ऐसा उत्तक है जिसमें रसधानी नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उस उत्तक को हम लोग अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक कहेंगे। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती है? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। यानी इससे पहले हम लोग रसधानी के बारे में पढ़े थे। कोई दिक्कत? अब आई अस्थायी उत्तक। मेरे दोस्त ये जो अस्थायी उत्तक है, देखिए विभाज्य उत्तक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? विभाज्य उत्तक जो कोशिकाएं बनाता है उस कोशिकाओं का क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती है। जो कोशिका है, कोशिका का तो काम है, कोशिका जो है कुछ विशिष्ट काम करती है जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी उत्तक का निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेदीकरण। विभाज्य उत्तक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक का निर्माण करती है। यही जब विभाज्य उत्तक कोशिका को विभाजित कर करके एक बाद में अस्थायी उत्तक का क्या कर देती है? निर्माण कर देती है। अब आई चलिए अब देखिए अस्थायी उत्तक 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है सरल अस्थायी उत्तक। देखिए कोशिकाओं की कुछ परतें उत्तक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। कोशिकाओं की कुछ परतें उत्तक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है, इसीलिए इसे पैरेनकाइमा उत्तक कहते हैं। बोलिए कौन सा उत्तक? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, सेरेनकाइमा अस्थायी उत्तक के
सरल अस्थायी ऊतक के ये पार्ट हैं। अब देखिए, जो अस्थायी ऊतक का एक प्रकार है, यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जो पैरेन्काइमा है, यह है पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित होती है, जिसको हम लोग पैरेन्काइमा कहते हैं। ये जीवित कोशिका होती है। बोले क्या होती है? तो पैरेन्काइमा जो होती है, यह एक जीवित कोशिका होती है। ये प्रायः बंधन मुक्त होती है तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये जो कोशिका है, इनके मध्य बहुत रिक्त स्थान पाया जाता है। यह ऊतक पौधों को सहायता प्रदान करता है, पौधों को सहायता प्रदान करता है और भोजन का भंडारण करता है। आपसे पूछेगा कि पैरेन्काइमा क्या करता है? तो पौधों को ये सहारा देता है और भोजन का भंडारण करता है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। पैरेन्काइमा क्या करता है? भंडारण। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि सरल अस्थायी ऊतक में के 3 पार्ट, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, सेरेन्काइमा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पैरेन्काइमा। तो कुछ पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को कोलेन्काइमा कहा जाता है। यानी कहने का मतलब, कुछ पैरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा, जिसको हरित ऊतक कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है। जो जलीय पौधे हैं, उनके पैरेन्काइमा के बीच हवा की गुहिकाएं होती है, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करता है। पौधों को तैरने के लिए क्या प्रदान करता है? उत्प्लावन बल। इसी प्रकार पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा भी कहते हैं। एरेन्काइमा कहते हैं। आपसे पूछेगा एरेन्काइमा किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्त, पैरेन्काइमा को हम लोग एरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे। करे कि तने और जड़ों के पैरेन्काइमा पोषण करने वाले पदार्थ और जल का भी संग्रह करते हैं। ये जो पैरेन्काइमा है, पोषण करने वाले पदार्थ और जल का भी क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, तना और जड़ में। पौधों में लचीलापन का गुण एक अन्य अस्थायी ऊतक कोलेन्काइमा के कारण होता है। आपसे पूछेगा कि बताइए कोलेन्काइमा क्या करता है? तो पैरेन्काइमा का सबसे मेन चीज आपको याद रखना है, भोजन को स्टोर करता है। ये जो कोलेन्काइमा है, ये पौधों में लचीलापन लाता है। क्या लाता है? लचीलापन। यह पौधों के विभिन्न भाग यानी पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। इन कोशिकाओं के बीच क्या होता है? बहुत कम स्थान। लेकिन पैरेन्काइमा में थोड़ा सा ज्यादा स्थान था। अब देखिए, एक अन्य प्रकार का ऊतक सेरेन्काइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। पूछेगा वह कौन ऐसा ऊतक है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाने का काम करता है? तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? सेरेन्काइमा के नाम से जानेंगे। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और अगला क्या हो जाएगा? सेरेन्काइमा। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा होगा, यह सेरेन्काइमा ऊतक से बना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में कि बताइए, बिहार पुलिस में पूछा था कि नारियल के रेशा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो सेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। बस यही बात पे ध्यान देना है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, सेरेन्काइमा। पूछेगा कि कौन सा ऊतक मृत होता है? तो आंसर हो जाएगा सेरेन्काइमा। ये लंबी और पतली होती है
क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण, बोले किसके कारण, इस उत्तक की भित्ति जो है वह लिग्निन के कारण होती है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। यहाँ एक बात पता चला कि ये लिग्निन क्या होता है। तो ये जो लिग्निन है, यह लिग्निन पाया जाता है सेरेन काइमा में, और ये जो लिग्निन है ये मजबूती प्रदान करता है। बोलिए ये लिग्निन क्या करता है, मजबूती लाता है। ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। इनके कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फल के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। बोले पौधा को भाग को मजबूती कौन प्रदान करता है, लिग्निन, और लिग्निन किस में पाया जाता है, सेरेन काइमा में। कोई दिक्कत, चलिए आगे। अब देखिए, रियो की ताजा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए, उसे दबाव लगाकर इस कदर तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल जाए। देखिए कोशिका की सबसे बाहरी परत इपिडर्मिस है। शुष्क स्थान पर मिलने वाले पदों में इपिडर्मिस मोटी हो सकती है। यह जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करती है। पौधे की पूरी सतह इपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधे के सभी भागों की क्या करती है, रक्षा करती है। इपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की क्या करती है, रक्षा करती है। कोई दिक्कत, अब देखिए, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। एपिडर्मल जो कोशिका है वास्तव में ये पौधों की रक्षा करता है, अतः इसे कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशीय स्थान के अच्छिन परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती है। चपटी होती है। सामान्यतः इनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां इनकी आंतरिक भित्तियों से क्या होती है, मोटी होती है। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को ऑस्टोमाटा कहते हैं। देखिए पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग ऑस्टोमाटा कहते हैं। ऑस्टोमाटा के दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। बोले गार्ड सेल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गार्ड सेल। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैस का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी ऑस्टोमाटा के द्वारा होता है। आपसे पूछेगा कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो ये जो क्रिया है ये ऑस्टोमाटा के द्वारा होती है, जो पत्तियों में पाया जाता है। कर है कि जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करता है। जो जड़ में एपिडर्मल कोशिका है वो पानी को सोखता है। साधारण उन्हें बाल जैसे प्रबद्ध होते हैं, जिससे जड़ की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखिए मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन का लेप होता है। क्यूटीन क्या होता है, एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है। जिस प्लांट में क्यूटीन होगा उस प्लांट से जल की हानि नहीं होती है। क्या आप इसका कारण सोच सकते हैं? क्या आप एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतक में कुछ परिवर्तन होता है।
एक दूसरे विभाज्य तक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती है। यह पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है। ये बिना अंतः कोशिकाएं स्थानों के व्यवस्थित होती है। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा और पानी से अपेट बनाता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग क्यूटीन के बारे में पढ़े हैं, हम लोग अभी सुबेरिन के बारे में पढ़े हैं जो क्या करता है, छालों को हवा और पानी के अवैध बनाता है। अब भाई इस जटिल अस्थायी ऊतक क्या होता है, तो देखिए अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए विभिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर रहे हैं। यानी एक ही प्रकार के ऊतकों से बने समूह को हम लोग साधारण ऊतक कहते हैं, जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतक को साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। बोले क्या कहते हैं, साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतक को जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतक के उदाहरण है। आपसे पूछेगा कि बताइए जटिल अस्थायी ऊतक में कौन कौन आएंगे, तो जटिल अस्थायी ऊतक में आएंगे जाइलम और फ्लोएम। कोई दिक्कत, इन दोनों को संवहन ऊतक भी कह सकते हैं। आज के बाद ध्यान रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम को हम लोग संवहन ऊतक कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। अब देखें, और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। यह ऊतक बड़े पौधे की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं। जाइलम यानी ट्रैकिड वाहिनिका वाहिका, जाइलम पैरेनकाइमा तथा जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं मृत होती है। बोलिए अधिकतर कोशिकाएं क्या होती है, मृत हो जाती है। अब देखिए ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना जो है नलिकाकार होती है। इसके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पैरेनकाइमा भोजन का संग्रहण करता है, हमने अभी बताया था। यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वी संवहन में मदद करता है। फाइबर मुख्यतः सहारा देने का काम करता है। बोलिए फाइबर क्या करता है, सहारा देने का काम करता है। और ये सारा का सारा किसका पार्ट है, जाइलम का। फ्लोएम चार प्रकार के अवयव यानी चलनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेनकाइमा तथा फ्लोएम रेशा से मिलकर बना होता है। चलनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकार कोशिका होती है। ये है चलनी नलिका। ये फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। आपसे पूछेगा कि फ्लोएम क्या करता है, तो पत्ती भोजन तैयार करती है, उस भोजन को पत्ती से पौधा के हर भाग तक पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिका जीवित कोशिकाएं हैं। यानी फ्लोएम रेशा को छोड़ दिया जाए तो फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। इसका मतलब फ्लोएम जो रेशा है यह एक मृत कोशिका है। बोलिए कैसा है, मृत कोशिका। देखिए ये फोटो, चलिए अब हम लोग देखेंगे जंतु तक।
चलिए अभी हम लोग देखेंगे जंतु तक के बारे में। इससे पहले हम लोग देखे थे पादप तक, हम लोग ओरिजिनल एनसीईआरटी देख रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान से एकदम। देखिए जंतु तक, जब हम सांस लेते हैं तो हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तब हम लोग अपनी छाती की गति को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती है जिन्हें हम लोग पेशी कोशिका कहते हैं। बोलिए कौन कोशिका, तो इसे हम लोग पेशी कोशिका के नाम से जानते हैं। इसे पेशी कोशिका कहते हैं। देखिए ये है पेशी कोशिका। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों की गति प्रदान करता है। ये जो पेशी कोशिका है, इसका सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ने और फैलने से अंगों को गति प्राप्त होता है। अगर आप चल रहे हैं तो इसमें कौन सा कोशिका भाग ले रहा है, पेशी कोशिका। अब देखिए सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है, कभी सोचे हैं कि सांस लेते वक्त हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन जाती कहाँ है, तो यह फेफड़े के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। फेफड़ा इसको अवशोषित करता है और ये रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से कोशिका के हर एक पार्ट तक चला जाता है। कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है भाई, कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है, तो अब देखिए ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने पहले पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको ऊर्जा गृह यानी कोशिका का बिजली घर कहते हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। देखिए ये जो ब्लड है हमारे शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए क्या करता है, पहुंचाता है। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतक के उदाहरण है। ये जो रक्त है या पेशी है, ये दोनों क्या है, ऊतक हैं। इनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु तक के बारे में विचार कर सकते हैं। यानी जंतु तक कितने टाइप के होते हैं, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए जंतु तक, सबसे पहला है इपिथेलियल ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है जिसको हम लोग तंत्रिका ऊतक कहते हैं। मेरे दोस्त रक्त जो है संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशीय ऊतक है। आपसे पूछेगा कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त जो है संयोजी ऊतक है। कोई दिक्कत, तो देखिए ऊतक चार टाइप का, एक इपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। चार टाइप के ऊतक मानव शरीर में होता है। कोई दिक्कत, अब आइए एक एक ऊतक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इपिथेलियम ऊतक। देखिए जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक इपिथेलियल ऊतक है। जंतु को ढकने, तो ढकता कौन है, हमारा स्किन। हमारा जो स्किन है यह क्या है, तो हमारा स्किन एक प्रकार का इपिथेलियम ऊतक है। बोलिए किस प्रकार का ऊतक, एपिथेलियम। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। बहुत सारे अंग और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। जैसे त्वचा हो गया, मुंह हो गया, आहार नली, रक्त वाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ा की कुपिका, वृकीय नली आदि सभी इपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। ये सब के सब किसके बने होते हैं, इपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। इपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है। इपिथेलियम ऊतक की जो कोशिकाएं हैं एक दूसरे से सटी होती है। ये एक अनवरत परत का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, देखिए
अनवरत परत का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। चलिए देखिए इधर, इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। इन कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह इपिथेलियम के किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की इपिथेलियम कोशिकाओं के बीच पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी इससे होकर पदार्थ गुजर जाता है। जैसे हम लोग के स्किन से पसीना वगैरह निकलता है, सामान्यतः सभी इपिथेलियमों को एक बड़ा रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतक को क्या करता है, अलग करता है। अब भाई चित्र 6.9 में दर्शाए अनुसार विभिन्न इपिथेलियम ऊतक की संरचना भिन्न प्रकार की होती है जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। बोले किस पर निर्भर करती है, कार्यों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका, अस्तर या कुपिका, जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक परगम्य झिल्ली होता है, वहां पर चपटी इपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती है। इसको सरल सल्की इपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की इपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की इपिथेलियम से बना होता है। बोले किस टाइप के इपिथेलियम से बना होता है, तो सल्की इपिथेलियम से बना होता है। अब देखिए त्वचा की इपिथेलियम कोशिकाएं इसको काटने या फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इसे इपिथेलियम को अस्तरित सल्की इपिथेलियम कहते हैं। बोले क्या कहते हैं, अस्तरित सल्की इपिथेलियम। जहां अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी अस्तर में, वहां लंबी इपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती है। यह स्तंभाकार होती है। देखिए ये स्तंभ के आकार का, देखिए ये स्तंभ के आकार का होता है। स्तंभाकार एपिथेलियम अवरोधक को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षमाभ यानी सीलिया होता है, जो कि एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाह्य जैसी रचनाएं होती है। ये पक्षमाभ गति कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे ऊतक है, ऐसी कोशिका है जो क्या कर सकती है, गति कर सकती है तथा इसकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। अब देखिए घानाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहां उसे यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिकाएं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है। क्या करती है, अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्रावन कर सकती है। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथि एपिथेलियम कहलाता है। बोलिए क्या कहलाता है, एपिथेलियम कहलाता है। अब आई हम लोग अब देखेंगे संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक देखिए, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए हम इस सतह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है, जो
अंतरकोशीय आधात्री यानी मैट्रिक्स में धसी होती है। यह मैट्रिक्स जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकता है। मैट्रिक्स की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखें, रक्त की एक बूंद स्लाइड पर ले, उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखें तो रक्त के तरल आधात्री भाग यानी मैट्रिक्स भाग को प्लाज्मा कहते हैं। सबको पता है कि रक्त के तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन तथा उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है। यानी हमारे शरीर के हर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को भी ले जाने का काम करता है, यानी सारी चीज का परिवहन करता है। अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। यानी रक्त जो है, अस्थि है, ये किस प्रकार का ऊतक है? तो ये संयोजी ऊतक होता है। बोलिए किस प्रकार का ऊतक? संयोजी ऊतक। कोई दिक्कत? चलिए, यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। जो अस्थि होता है यह मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इनके गुणों के क्या उपयोग है? अस्थि कोशिकाएं कठोर मैट्रिक्स में धसी होती है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। बोलिए अस्थि जो है, हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फोरस का। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक द्वारा, ऊतक जिसे स्नायु, अस्थिबंध तंतु कहते हैं, से जुड़ी होती है। यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है और लिगामेंट को ही हम लोग स्नायु के नाम से जानते हैं। लिगामेंट को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्नायु। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। स्नायु में बहुत कम आधात्री होती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा, जिसको टेंडन कहते हैं, ये टेंडन क्या करता है? तो देखिए, अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ के रखता है। अस्थि को जो मांसपेशी से जोड़ के रखता है उसे क्या कहते हैं? टेंडन। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलापन वाला रेशेदार ऊतक होता है। आपसे पूछेगा कि कंडरा किस प्रकार का ऊतक है, तो कंडरा जो है ये रेशेदार ऊतक होता है। कोई दिक्कत? अब आई, आपने नाम सुना होगा उपास्थि, जिसे कार्टिलेज। उपास्थि एक अन्य प्रकार की संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों को जोड़ने को चिकना बनाती है। अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। आपसे कोई पूछे कि उपास्थि कहाँ होती है, तो कान, नाक, कंठ और श्वास नली में क्या पाई जाती है? उपास्थि। यह कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को नहीं। सोचिए, ये दो ऊतक किस प्रकार भिन्न है? एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। एक ऐसा ऊतक है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? एरियोलर के नाम से। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा मांसपेशी के बीच पाया जाता है, रक्त नलिकाओं के चारों ओर और नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत करता है, जिसे एरियोलर हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है? वसा का संग्रहण करने वाला वसामय ऊतक होता है जिसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। हमारे शरीर में पूछेगा कि वसा का संचय कौन करता है, तो उसका नाम है वसामय ऊतक। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गुलिकाओं से भरी होती है। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। इसमें इतना ज्यादा वसा भरा है कि यह ऊष्मीय कुचालक का भी क्या करता है? काम करता है। अब आई, पेशी ऊतक।
ये पेशी उत्तक क्या होता है? तो देखिए, पेशी उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना, जिसे पेशी रेशा भी कहा जाता है। पेशी उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशी रेशा कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। आपका जो शरीर मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, इसके लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए पेशी उत्तक जिम्मेदार होता है। पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसे संकुचन और प्रसार के कारण क्या होती है? गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं और उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहते हैं। बोले कौन सा पेशी? ऐच्छिक, जिसको हम अपने अनुसार घुमा सकते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है तथा शारीरिक गति में सहायता होती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के और गहरे रंगों के एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होता है। इसी कारण इसे रैखित पेशी भी कहते हैं। बोले कौन पेशी? रैखित पेशी। कोई दिक्कत? तो देखिए, पेशी उत्तक को हम लोग रेखित पेशी भी कह सकते हैं। इसे हम लोग हड्डी से जुड़ी होने के कारण इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? कंकाल पेशी भी कह सकते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जो है लंबी होती है, बेलनाकार होती है, शाखा रहित और बहुनाभीय होती है। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती है। ये आंख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ा की श्वास नली में भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इसका आखिरी सिरा नुकीला होता है, तर्क रूपी, जिसको हम लोग स्पिंडल शेप कहते हैं, होता है। ये एक केंद्रीय होती है। इसको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों? हृदय की पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करते रहती है। इन्हें अनैच्छिक पेशी को कार्डियक पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है। विभिन्न प्रकार की पेशीय उत्तक की संरचना की तुलना करें, उनके आकार, केंद्रक की संख्या तथा कोशिका के केंद्रक की स्थिति को क्या करें? नोट करें। कोई दिक्कत? देखिए, ये तर्क रूपी है, इसको हम लोग स्पिंडल शेप कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पिंडल शेप कहते हैं। देखिए, ये सी वाला हृदयी पेशी है, ये चिकनी पेशी है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे तंत्रिका उत्तक। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया की क्षमता होती है, यद्यपि तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है? पहुंचा देती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तक की बनी होती है। चाहे मस्तिष्क हो, मेरुरज्जु हो, इस सारा का सारा किसका बना होता है? तो इस सब का सब बना होता है किसका? तंत्रिका उत्तक का बना होता है। कोई दिक्कत? अब आई तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होता है। इसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती है। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है, जिसको एक्सॉन कहते हैं, तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध क्या? डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का क्या करती है? निर्माण करती है।
चलिए, ये है न्यूरॉन। ये जो फोटो देख रहे हैं ये तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन का फोटो है। कोई दिक्कत? अब देखिए, तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतक का क्रियात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति क्या करता है? प्रदान करता है। चलिए, तो हमने इन्हीं सारी चीजों के बारे में सीखा है। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ।